हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास एएफएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग अकाउंटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। एएफएम का जो अकाउंटिंग टॉपिक है वो कई स्टूडेंट्स को थोड़ा टफ लगता है, खास करके उन स्टूडेंट्स को जो कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल यहाँ पर बेसिक्स से समझेंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है, क्यों की जाती है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ताकि जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हैं वो भी आसानी से इसको जो है वो समझ सके, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो जो अकाउंटिंग की जरूरत है वो हमें अपनी पर्सनल लाइफ में नहीं पड़ती है, यानी कि पर्सनल लाइफ के अंदर हमें अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अकाउंटिंग की जरूरत तब पड़ती है जब हम यहाँ पर कोई भी बिजनेस करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग की हेल्प से बिजनेस की जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है उसका हम एक रिकॉर्ड जो है अपने पास मेंटेन करके रख पाते हैं, ताकि हमें पता लग सके कि बिजनेस में आखिरकार चल क्या रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, आपने यहाँ पर वेजेस पे किए, आपने यहाँ पर सैलरीज पे किए, आपने यहाँ पर रेंट पे किया, आपने यहाँ पर रॉ मटेरियल परचेज किया। ठीक है, तो ये सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का जो रिकॉर्ड है वो हम मेंटेन करते हैं अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, जिससे आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपके बिजनेस में आखिर चल क्या रहा है, और जिसके बेस पर आप इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग जो है वो कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको अकाउंटिंग का पर्पस क्लियर हो गया होगा कि अकाउंटिंग बेसिकली हम करते क्यों है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अकाउंटिंग बेसिकली यहाँ पर है क्या। तो पहली चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अकाउंटिंग कोई भी सिंगल एक्टिविटी नहीं है कि आपने सिंगल एक्टिविटी परफॉर्म की अकाउंटिंग हो गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अकाउंटिंग एक पूरी की पूरी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम मल्टीपल एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप इसकी प्रोसेस को समझ लोगे तो ऑटोमेटिकली आप इसका मीनिंग भी समझ जाओगे। अकाउंटिंग प्रोसेस का जो पहला स्टेप होता है वो होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। इस स्टेप के अंदर बिजनेस के अंदर जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है उसको हम सिस्टमैटिक वे में जो है रिकॉर्ड करते हैं। अब देखो, जब भी हम किसी ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले दो कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी होता है, वो है B+M। बी का मतलब है बिजनेस और एम का मतलब है मॉनेटरी टर्म्स। यानी कि जब भी आप किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे तो पहली तो वो हमारे बिजनेस के साथ रिलेटेड होनी चाहिए, दूसरा उसको हम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तभी हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो मान के चलो एक पर्सन है, ठीक है, उसने अपना एक बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया। जो एक पर्सन है उसने क्या किया है, अपने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए एक कार जो है वो खरीदे। मान के चलो अपनी वाइफ को एक कार खरीद के दे दी। तो देखो, ये जो ट्रांजेक्शन है वो हमारे बिजनेस के साथ रिलेटेड नहीं है, तो हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल दूं तो मान के चलो आपने यहाँ पर रॉ मटेरियल परचेज किया है। किसके लिए किया है? अपने बिजनेस के लिए किया है। तो पहली कंडीशन इसने फुलफिल कर दी कि हमारे बिजनेस के साथ रिलेटेड है। दूसरी, क्या हम इसको मॉनेटरी टर्म्स में यानी कि मनी के टर्म्स में इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल।
आपने जितना भी पे किया, जैसे अगर 50,000 रुपए पे किया तो आप इसको मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप इस ट्रांजेक्शन को क्या करोगे, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड जो है वो करोगे, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करोगे, बाकी ट्रांजेक्शन को नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है क्लासीफाइंग ऑफ ट्रांजेक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ना, तो हम यहाँ पर एक जर्नल जर्नल बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो ओपन करते हैं। क्या करते हैं, जर्नल बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन करते हैं, और इसमें सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिक वे में डेट वाइज जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसको हम एक साथ रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि कैश की ट्रांजेक्शन हो गई, सेल्स है तो उसको रिकॉर्ड कर दिया, परचेज किया उसे रिकॉर्ड कर दिया, वेजेस है तो उसको यहाँ पर जो है रिकॉर्ड कर दिया, सभी ट्रांजेक्शन को एक साथ। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम ट्रांजेक्शन के नेचर के हिसाब से उनको अलग अलग कर देते हैं, उनको क्लासिफाई कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने क्या किया, यहां पर एक सेल्स अकाउंट ओपन करा, ठीक है, सेल्स अकाउंट ओपन करा, और जर्नल में जितनी भी सेल्स की ट्रांजेक्शन थी उसको उठाया और उसको अलग से इस अकाउंट में जो है रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि इस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ सेल्स की ट्रांजेक्शन ही हुई। बाकी ट्रांजेक्शन का भी आपने ऐसे किया, परचेज अकाउंट ओपन किया, परचेज की ट्रांजेक्शन को अलग अलग कर दिया, वेजेस अकाउंट लिया, वेजेस अकाउंट को अलग अलग कर दिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लासीफाइंग ऑफ ट्रांजेक्शन। पर्पस हमारा क्लियर है कि हम सिस्टमैटिक वे में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड जो है वो कर सके। क्लासिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है समराइजिंग। समराइजिंग के अंदर जितने भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड की होती है उसकी हम एक समरी प्रिपेयर करते हैं। समरी का मतलब क्या हुआ कि आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उसको आपने शॉर्ट में जो है हमें बता दिया। जैसे आपने जब हम 10th की एग्जाम देते थे तो वहां पे एक क्वेश्चन आता था कि 20 लाइंस का एक पैराग्राफ होता था, उसको आपको 3 से 4 लाइन में एक्सप्लेन करना होता था, यानी कि 20 लाइन में जो लिखा हुआ है वो वही सेम मीनिंग आपको 2 से 3 लाइन में यहाँ पर देना होता था। सेम चीज हमने बहुत सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं उसकी एक समरी, शॉर्ट समरी प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि हम फटाफट से उसको स्टडी करें और हमें अपने बिजनेस के बारे में पता लग सके, ठीक है। तो समरी बनाने के लिए हमने क्या किया, एक ट्रायल बैलेंस बना लिया। क्या बना लिया यहाँ पर, ट्रायल बैलेंस, जिसके अंदर हमने क्या किया, इस अकाउंट के जितने भी लास्ट में बैलेंस बच गए थे, जैसे कि कैश अकाउंट का बैलेंस मान लो डेबिट बैलेंस बचा था 40,000 का, तो हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कैश अकाउंट लिखा, डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू 40,000 यहाँ पे लिख दिया। सेम ऐसे ही मान के चलो सेल्स का अगर क्रेडिट बैलेंस 50,000 था, सेल्स अकाउंट लिखा और 50,000 जो है लिख दिया। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि हमने पहले सेल्स अकाउंट में देखो कितनी सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की थी, बाद में एक बैलेंस बचा, हमने सिर्फ वो उठाकर ट्रायल बैलेंस में डाल दिया, यानी कि हमने क्या किया, इन सभी ट्रांजेक्शन की एक समरी जो है वो प्रिपेयर कर दी। अब अगर आपको बिजनेस के बारे में जानना है तो आप ट्रायल बैलेंस को उठाओगे, ट्रायल बैलेंस को उठाओगे आपको पता लग जाएगा कि कैश अकाउंट में 40,000 बैलेंस है, सेल्स अकाउंट में हमारे 50,000 बैलेंस है, परचेज अकाउंट में हमारा डेबिट बैलेंस 20,000 का है, ठीक है। तो आपको सभी अकाउंट्स में जाकर देखने की जरूरत जो है वो नहीं होगी, ठीक है। समराइजिंग आपको क्लियर हो गया। समराइजिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये सारा काम हमने क्यों किया, हमने रिकॉर्डिंग क्यों की, हमने क्लासिफिकेशन क्यों की, हमने समरी क्यों प्रिपेयर की। तो सिंपल सा आंसर है कि हम अपने बिजनेस के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो लेना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में चल क्या रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर एनालिसिस के अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, तो जो हमने समरी प्रिपेयर की है ना उसको हम स्टडी करते हैं, उसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते हैं ताकि हम जान पाए कि बिजनेस के अंदर हमारा चल क्या रहा है, ठीक है। एनालिसिस करने के बाद हम रिजल्ट भी फाइंड आउट करते हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब कि जो हमने स्टडी किया उससे हम क्या नतीजे पे यहाँ पर पहुंचे। जैसे अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा, आपने इसको स्टडी किया, लास्ट में लिखा हुआ है प्रॉफिट इज इक्वल टू 40,000, तो आपने एनालिसिस किया कि ये खर्चे थे, ये रेवेन्यू थे, लास्ट में आपने रिजल्ट निकाला कि 40,000 का प्रॉफिट हुआ। तो ये क्या हुआ, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और लास्ट स्टेप होता है हमारा कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग के अंदर क्या है कि जो भी आपको रिजल्ट मिला है उसको आप जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है, जैसे कि ऑनर्स हो गए, हमारे एम्प्लॉयज हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, उनको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी ताकि उन्हें भी हमारे बिजनेस के बारे में जो है वो पता लग सके। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है हमारी अकाउंटिंग की। अब अगर इसकी मैं डेफिनेशन आपको दिखाऊं तो आप अच्छे से मीनिंग समझ जाओगे। तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग बिजनेस एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, बिजनेस और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समरी बनाते हैं ताकि हम उसका एनालिसिस करके, इंटरप्रिटेशन करके जो भी रिजल्ट्स हमें मिले हैं वो हम रिपोर्ट कर पाए यूजर को। तो यहां पर हमारा जो अकाउंटिंग का मीनिंग है वो यहां पर क्लियर हो गया है। तो आई होप आपको अच्छे से अकाउंटिंग का मीनिंग जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स से मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग।
अब ये ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? देखो, जो हम अकाउंटिंग करते हैं, हमारे अकाउंटिंग करने के कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हम कई तरीके से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, उसी के बेस पर हमने अकाउंटिंग की क्या कर दी है, ब्रांचेस बना दिए। क्या बना दिया? ब्रांचेस बना दिए। जैसे एक बैंक होता है ना, एक बैंक मेन बैंक है, वो अपने अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अपनी सर्विसेज देना चाहता है, तो वो क्या करता है, अपनी एक ब्रांच जो है वो, मतलब अपनी ब्रांचेस जो है वो ओपन कर देता है। ऐसे ही अकाउंटिंग एक है, उसके कई सारे पर्पस है, उसको पूरा करने के लिए हमने इसकी अलग अलग ब्रांचेस जो है वो बना दी। तो पहली जो ब्रांच है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारी यहाँ पर ब्रांच होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बिजनेस की जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है, उसको हम सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समरी बनाते हैं, ताकि हम उसका एनालिसिस वगैरह कर सके। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली फोकस करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन के लिए, उसकी रिपोर्टिंग के लिए। किसे रिपोर्टिंग करनी है? इन्वेस्टर, क्रेडिटर एंड रेगुलेटरी बॉडीज। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें किसी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगता है। क्योंकि देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम दो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हमें कंपनी के प्रॉफिट और लॉस का पता लगता है, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि पर्टिकुलर ईयर में उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है। और एक होता है हमारा बैलेंस शीट, जिससे हम फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगाते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका मीनिंग आपको नाम से क्लियर होगा। देखो, मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है? मैनेजमेंट का मतलब है जो यहाँ पर कंपनी को मैनेज करे, जैसे कि हमारे मैनेजर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, ठीक है। अब कंपनी को मैनेज करने के लिए उसे कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जिसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्लस जो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर चाहिए होती है। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इसको बेसिकली मैनेजमेंट के लिए बनाया गया है। यानी कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, वो हमारे मैनेजमेंट को बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करती है, ताकि हमारी जो मैनेजमेंट है उस इंफॉर्मेशन के बेस पर डिसीजन मेकिंग कर सके, प्लानिंग कर सके, बजटिंग कर सके और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर सके कि हमारी परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी रही है। तो मैनेजमेंट अकाउंट बेसिकली इंटरनल यूज के लिए जो है वो बनाई जाती है, पर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए जो है वो बनाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर टैक्स अकाउंटिंग। अब टैक्स अकाउंटिंग क्या होता है? तो देखो, टैक्स का मतलब आपको पता है कि एक मैंडेटरी फी है जो गवर्नमेंट इंडिविजुअल और बिजनेस पे लेवी करते हैं। तो जब हम बिजनेस करते हैं तो हम क्या कमाते हैं? इनकम कमाते हैं, जिसके ऊपर हमें क्या पे करना पड़ता है? टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है। अब देखो, ये जो टैक्सेबल इनकम हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब जिसके ऊपर हमारी जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है टैक्स लगाती है, वो हमें कैलकुलेट करना होता है टैक्स लॉस और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो टैक्स अकाउंटिंग के अंदर हम जो हमारे जो टैक्स लॉज है, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, ठीक है, उसके जो रूल्स है, रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपनी इनकम को कैलकुलेट करते हैं और हम यहाँ पर टैक्स जो है वो पे करते हैं। यानी कि हमारी टैक्स लाइबिलिटी कितनी है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम टैक्स अकाउंटिंग का यूज जो है वो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? देखो, जब हम कोई बिजनेस करते हैं ना, जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो वहां पर जो कॉस्ट होती है हमारे प्रोडक्ट और सर्विस की, वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और इसका हमारे प्रॉफिट और लॉस पे काफी ज्यादा इंपैक्ट जो है वो पड़ता है। जिस कंपनी ने अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया ना, वो कंपनी सक्सेसफुल हो जाएगी, और जिसने अपनी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं किया, वो आगे ना जाकर, मतलब आगे जाकर वो फेल ही होने वाली है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो है यूज की जाती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एक एक गुड और सर्विसेज को बनाने की जितनी भी कॉस्ट आती है ना, उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। पहले आइडेंटिफाई करते हैं, एलोकेट करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं, ताकि हम ये पता लगा पाए कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो कितनी आई है, ठीक है, और कहां कहां पे हमसे गलतियां हुई है, जहां पर कॉस्ट ज्यादा खर्च हुई है, ठीक है, ताकि हम उसमें सुधार कर सके। ठीक है। तो हम पहले कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे, प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे कि कॉस्ट एफिशिएंसी यहां पर कितनी है, ताकि उसके बेस पर हम डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सके। तो यहां पर हम गुड्स की जो कॉस्ट है, सर्विसेज की जो कॉस्ट है, उसे हम यहां पर रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग का क्या काम है? देखो, हमारी जो बिजनेस है ना, उसकी सोसाइटी के प्रति भी कोई यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यानी कि वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए यहाँ पर कुछ काम करे, जैसे कि ऐसे प्रोजेक्ट जो कि एनवायरमेंट के लिए अच्छी है, वो प्रोजेक्ट यहाँ पर करे, थोड़ा यहाँ पर डोनेशन वगैरह दे दे। तो सोशल अकाउंटिंग बेसिकली इस चीज को मेजर करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने सोसाइटी के लिए, एनवायरमेंट के लिए क्या काम किया, यानी कि कितना यहाँ पर खर्च जो है वो किया है। तो ये हमारी क्या थी, यहाँ पर ब्रांचेस थी अकाउंटिंग की। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग।
तो हम अकाउंटिंग जो करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या होता है? तो पहला ऑब्जेक्टिव देखो, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो हम ना अकाउंटिंग इसीलिए करते हैं ताकि हमारे बिजनेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जितनी भी यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, उसका हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करके रख सके, ताकि हमें पता लग सके कि हमने वेजेस कितनी पे किया, हमने सैलरीज कितनी पे की है, हमने किससे किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है। उसके बाद है डिटर्मिनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमारे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट एंड लॉस कमाया है उसको डिटरमाइन करने के लिए भी हम यहाँ पर अकाउंटिंग जो है वो करते हैं। उसके बाद स्टे द फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है इस वक्त, फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है या फिर वीक है, इसको जानने के लिए भी हम यहाँ पर अकाउंटिंग जो है वो करते हैं। नेक्स्ट है फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, क्या है हमारे यहाँ पर फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, तो हम सही तरीके से यहाँ पर डिसीजन मेकिंग कर सके, इसके लिए भी हम यहाँ पर अकाउंटिंग जो है वो करते हैं। लास्ट में है प्रोटेक्ट बिजनेस प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जो हमारी एसेट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। क्यों करते हैं? देखो, जो हमारी एसेट्स वगैरह उसका ना हम रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं, कौन सी एसेट है, कितना उसका यूज हो चुका है, कितना बाकी है, कितना वैल्यू उसकी डेप्रिशिएट हो गई है, ताकि किसी भी तरह के यहाँ पर मिस यूज वगैरह ना हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर बुक कीपिंग का। अब ये बुक कीपिंग क्या होता है? तो सबसे पहली चीज जो आपको जाननी है कि बुक कीपिंग हमारा अकाउंटिंग का ही एक पार्ट होता है। क्या होता है? एक पार्ट होता है। बुक कीपिंग का मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करना, बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करना, यानी कि आप यहाँ पर जो जर्नल बुक मेंटेन कर रहे हो, आप जो यहाँ पर लेजर अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, ये हमारी बुक कीपिंग के अंदर जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप डेफिनेशन देखोगे, बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर आइडेंटिफाइड, मेजर्ड, रिकॉर्डेड और क्लासिफाइड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, यानी कि अकाउंटिंग के जो दो पहले स्टेप्स थे, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन, जब वो दो स्टेप हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं तो वो हमारा बुक कीपिंग जो है वो कहलाता है। क्या कहलाता है? बुक कीपिंग जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बुक कीपिंग की टाइप्स की। देखो, जब हम बुक कीपिंग करते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो दो तरीके से यहाँ पर बुक कीपिंग की जाती है। एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम और एक होता है हमारे यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम। ज्यादा जो फेमस सिस्टम है वो हमारा डबल एंट्री सिस्टम होता है। अब ये कैसे काम करता है? तो पहले अगर हम यहाँ पर सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करें, सिंगल एंट्री सिस्टम कैसे यहाँ पर काम करता है? देखो, सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन हो, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो, उसको सिर्फ और सिर्फ हम एक बार ही यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि एक ही अकाउंट में उसकी एंट्री जो है वो की जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान के चलो आपने यहाँ पर वेजेस पे किए 10,000 रुपए के, ठीक है। तो आप उसको या तो वेजेस अकाउंट में सिर्फ यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे, या फिर आप इसको कैश अकाउंट में जो है रिकॉर्ड कर लोगे। अदरवाइज नॉर्मली जो है इसको हम कैश अकाउंट में ही सिर्फ यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है ना, वो काफी यहाँ पर इनकम्प्लीट सिस्टम है, क्योंकि ये हमें ट्रांजेक्शन की पूरी डिटेल जो है वो नहीं बताता है। नेक्स्ट बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अब ये डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? देखो, डबल एंट्री सिस्टम मानता है कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसके हमेशा दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट एस्पेक्ट और एक होता है यहाँ पर क्रेडिट एस्पेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो उसके हम दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि हम उसकी एंट्री दो अकाउंट में जो है वो करते हैं। एक अकाउंट होता है डेबिट और एक होता है हमारा अकाउंट क्रेडिट। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आपने यहाँ पर वेजेस पे किए, या फिर आपने यहाँ पर क्या की, मशीनरी जो है वो परचेज की है 50,000 रुपए की, ठीक है। तो इस ट्रांजेक्शन के ना दो एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट है कि आपने मशीनरी परचेज की है, तो मशीनरी आपके पास आई है, तो मशीनरी अकाउंट को कर दो डेबिट। कितने से करना है? 50,000 रुपए से। उसके बाद नेक्स्ट, जब आपने कैश पे किया होगा तो कैश अकाउंट को कर दो क्रेडिट, क्योंकि आपके पास से कैश जो है वो चला गया है, तो 50,000 रुपए। तो यहाँ पर हम देखोगे ट्रांजेक्शन की दो एस्पेक्ट है, एक डेबिट एस्पेक्ट है जो कि मशीनरी अकाउंट में एंट्री होगी, और एक क्रेडिट एस्पेक्ट है जिसकी एंट्री जो है वो कैश अकाउंट में होगी। किसकी कहाँ होगी? यहाँ पर कैश अकाउंट में होगी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। क्या है हमारे यहाँ पर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। तो हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं इसको बेसिकली हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर इशू करता है, ठीक है। देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो बनाया था 21 अप्रैल 1977 को। और इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का काम था कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉर्मुलेट करेगा, बनाएगा, और उसके बाद ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो सबमिट कर देगा आईसीएआई के पास। फिर ये आईसीएआई जो है उसको देखेगा, और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ठीक लगेंगे उनको फाइनली जो है वो इश्यू कर देगा, ताकि कंपनी इसको फॉलो करके अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर जो है वो कर पाए, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसको हम फॉलो करते हैं जब भी हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब कुछ यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं
जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डील करता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 डील करता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कंटीजेंसी एंड इवेंट्स occurring after the balance sheet date, accounting standard 5 net profit or loss for the prior period item and changes in accounting policy, accounting standard 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो ऐसे ये स्टैंडर्ड्स आपको यहाँ पर याद जो है वो रख लेना है। तो टोटल हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हमारे यहाँ पर 29 है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफर प्राइसिंग। अब ये ट्रांसफर प्राइसिंग यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। देखो ट्रांसफर प्राइसिंग का यूज किया जाता है, ट्रांसफर प्राइसिंग का यूज कब किया जाता है, देखो जब दो रिलेटेड एंटिटीज के बीच में, ठीक है, जब यहाँ पर दो रिलेटेड एंटिटीज के बीच में गुड्स सर्विसेज या फिर इनटेंजिबल एसेट्स को ट्रांसफर किया जाता है, तब हम यहाँ पर ट्रांसफर प्राइसिंग का यूज जो है वो करते हैं। अब ये रिलेटेड एंटिटीज है क्या, पहले अगर हम इसको डिस्कस कर ले, रिलेटेड एंटिटीज, ठीक है। देखो रिलेटेड एंटिटीज का मतलब है ऐसी एंटिटी जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, उनका एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर इन्फ्लुएंस है, या फिर एक एंटिटी का दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस है और पूरा का पूरा कंट्रोल है। जैसे एग्जांपल पे मान के चलो एक XYZ कंपनी है, उसकी यहाँ पर एक सब्सिडरी है ABC कंपनी, ठीक है। तो XYZ हमारी पेरेंट कंपनी है, तो इसका एक पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस है ABC कंपनी के ऊपर, इसकी वर्किंग के ऊपर पूरा का पूरा यहाँ पर कंट्रोल है। तो इन दो एंटिटीज को हम क्या कहेंगे, रिलेटेड एंटिटीज, जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो जब इन रिलेटेड एंटिटीज के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज इनटेंजिबल एसेट्स को ट्रांसफर किया जाता है, तब हम ट्रांसफर प्राइसिंग का यूज जो है वो करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि जो गुड्स एंड सर्विसेज हम ट्रांसफर कर रहे हैं ना, उसका हम प्राइस डिसाइड कर पाए कि किस प्राइस पे हमें गुड्स एंड सर्विसेज को जो है ट्रांसफर करना है। क्योंकि देखो कॉस्ट प्राइस पे तो आप कर नहीं सकते, कॉस्ट प्राइस पे कर दिया, अगर मान के चलो यहाँ पर ABC कंपनी XYZ कंपनी को यहाँ पर कोई रॉ मटेरियल जो है वो सप्लाई कर रही है, तो रॉ मटेरियल किस प्राइस पे यहाँ पर सप्लाई होगा, उस चीज को हम ट्रांसफर प्राइसिंग के जरिए जो है वो पता लगाते हैं। तो अगर इसने कॉस्ट प्राइस पे दे दिया तो इसको तो कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा, पर हम सब्सिडरी का प्रॉफिट अलग से कैलकुलेट करते हैं। और अगर इसने मार्केट प्राइस पे दे दिया तो सब्सिडरी होने का फायदा क्या। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग का यूज करते हैं, ताकि एक ऐसा प्राइस ढूंढा जा सके जिसपे हम गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर जो है वो कर पाए, ठीक है। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट है, वो बेसिकली ट्रांसफर प्राइसिंग प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग गाइडेंस और रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है कि हमें ट्रांसफर प्राइसिंग की जो प्रैक्टिसेस है वो हमें कैसे यहाँ पर परफॉर्म करनी है। एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट की, कि जब भी दो रिलेटेड एंटिटीज के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर किया जाएगा, तो हमेशा आर्म लेंथ प्रिंसिपल को जो है वो फॉलो किया जाएगा। आर्म लेंथ प्रिंसिपल क्या कहता है, तो देखो जब भी गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर होंगी, तो वो जिस प्राइस पे ट्रांसफर होगी उस प्राइस को हम क्या कहेंगे, आर्म लेंथ प्राइस। क्या कहेंगे, आर्म लेंथ प्राइस, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो आर्म लेंथ प्राइस पे जो है वो ट्रांसफर होना चाहिए। अब ये आर्म लेंथ प्राइस क्या होता है, ये आर्म लेंथ प्राइस क्या होता है, तो सिंपली देखो दो अनरिलेटेड पार्टीज के बीच में जब ट्रांजेक्शन की जाती है, तो जिस प्राइस पे की जाती है उसको हम आर्म लेंथ प्राइस कहते हैं। जैसे अगर मान के चलो XYZ कंपनी है और ABC कंपनी, ये दो दो अलग अलग एंटिटीज है, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो इन दोनों के बीच में जिस प्राइस के ऊपर ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी, जो भी बाइंग एंड सेलिंग है, उस प्राइस को हम क्या कहें, आर्म लेंथ प्राइस। और जो हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग है वो भी यही कहता है कि अगर रिलेटेड एंटिटीज के बीच में भी गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर होती है, तो वो इसी प्राइस के ऊपर जो है वो ट्रांसफर होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग की बात करें, तो कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स की हम बात करेंगे। जैसे कि पहला मेथड क्या है, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। इस मेथड के अंदर हम बेसिकली जो कंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन का प्राइस है उसे हम अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन के साथ जो है कंपेयर करते हैं, ताकि हम ट्रांसफर प्राइस जो है वो पता लगा पाए। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो ABC मेरा XYZ कंपनी है, इसकी ABC यहाँ पर सब्सिडरी है, ठीक है। तो इनके बीच में ये जो ट्रांजेक्शन हो रही है, मान के चलो जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो 10,000 की ट्रांजेक्शन जो है वो हो रही है, ठीक है। ये हुआ हमारा कंट्रोल ट्रांजेक्शन जो दो रिलेटेड एंटिटीज के बीच में हो रही है। अब मान के चलो एक अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन, XYZ कंपनी है और ABC कंपनी है, ये एक दूसरे की सब्सिडरी वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल अलग अलग एंटिटी है। अब इनके बीच में जो प्राइस है मान के चलो वो 12,000 है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन, यानी कि दो अनरिलेटेड पार्टीज के बीच में जब ट्रांजेक्शन होती है तो वो हमारा क्या कहलाता है, अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन। तो इस मेथड के अंदर हम बेसिकली कंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन को अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन के साथ जो है वो कंपेयर करते हैं, ताकि हम ट्रांसफर प्राइस को कैलकुलेट जो है वो कर पाए। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्ट प्लस मेथड। कॉस्ट प्लस मेथड के अंदर क्या होता है, तो देखो कॉस्ट प्लस मेथड के अंदर हमारी जो एंटिटी होती है जो गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, जैसे
एबीसी कंपनी एक्स वाई जेड को गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर कर रही है, तो एबीसी कंपनी क्या करेगी, उसकी जो भी कॉस्ट थी गुड्स को प्रोड्यूस करने की, उसके अंदर अपना थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देगी, और उसके बाद जो प्राइस बनेगा उसके ऊपर जो है वो ट्रांसफर जो है वो कर देगी। यानी कि एक रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन को जो है वो ऐड करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है हमारा रीसेल प्राइस मेथड। नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पर, रीसेल प्राइस मेथड। अब रीसेल प्राइस मेथड क्या होता है, तो ये मेथड बेसिकली यहाँ पर बायर के ऊपर फोकस करता है। यानी कि एक बायर जब सेलर से कोई गुड्स यहाँ पर परचेज करता है, सर्विसेज परचेज करता है, और आगे चलकर उसको फिर से रीसेल कर देता है, जैसे अगर ए ने बी को प्रोडक्ट बेचा, बी ने सी को बेच दिया, तो ये हमारा क्या हुआ, बायर होगा। तो बायर ने जिस प्राइस पे गुड्स को रीसेल किया है, उस प्राइस में हम थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन अपना ऐड करके, एप्रोप्रिएट ग्रॉस मार्जिन ऐड करके, जो प्राइस बनेगा उसके ऊपर गुड्स को ट्रांसफर जो है वो कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड में क्या होता है कि हमें ना को मतलब कि प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने की जरूरत नहीं होती। हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को कॉस्ट पे ट्रांसफर करते हैं, और लास्ट में जब हमारा टोटल प्रॉफिट निकल कर आता है, मतलब कि ओवरऑल जो हमारी ग्रुप ऑफ कंपनीज थी, जैसे अगर एक पेरेंट कंपनी है और उसकी 10 सब्सिडरीज है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका ओवरऑल प्रॉफिट जो हम निकालेंगे, मैंने मतलब पहले क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज आराम से ट्रांसफर हो जाएगी, फिर हम ओवरऑल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर जिस एंटिटी का जितना कंट्रीब्यूशन होगा उसके हिसाब से प्रॉफिट जो है हम दे देंगे। जैसे अगर पेरेंट कंपनी जो है उसकी 10 सब्सिडरीज है, और 10 सब्सिडी जो है 10% यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रही थी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, जो टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी ये ग्रुप ऑफ कंपनीज परफॉर्म कर रही थी, तो 10% जो प्रॉफिट है वो सभी सब्सिडरीज को जो है वो दे दिया जाएगा। तो ये हमारा कहते हैं यहाँ पर ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है वो है बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर। तो यहाँ पर आपको अकाउंटिंग का मीनिंग, बुक कीपिंग का मीनिंग, और हमारा जो ट्रांसफर प्राइसिंग है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर। अब ये बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होता है, देखो बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर हमारे कुछ यहाँ पर सेट ऑफ रूल्स है, गाइडेंस है, जिनको ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, ताकि उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एक्यूरेट हो, रिलायबल हो और कंपेरेबल हो, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रोसीजर को हम यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो कहते हैं। अब बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि जितने भी रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, और एक होता है हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन, ठीक है। तो एक एक करके इनके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की, कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होते हैं। तो अगर सिंपल सी डेफिनेशन हम बात करें तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं, कंडीशंस हैं, कंडीशंस हैं, जिनके बेस पर जो बिजनेस एंटिटी है वो अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। जैसे देखो, जब भी कोई आप लॉ अप्लाई कर रहे होते हो, यानी कोई भी काम कर रहे होते, तो कुछ चीजें आप अज्यूम करके चलते हो कि ये चीजें ऐसी होंगी तो मैं तभी ये काम जो है वो करूंगा। तो ऐसे ही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में कुछ बेसिक अजम्पशंस है, कंडीशंस है, जिसको हम अज्यूम करके चलते हैं जब भी हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल दूं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की, तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि आप सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो हम इस अजम्पशन को मान के चलेंगे और सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे जिनको कंपनी जो है वो फॉलो करती है। तो पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी कोई पर्सन कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, तो जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि ये जो पर्सन है, यानी कि ये जो ऑनर है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, और ये जो बिजनेस है वो दो सेपरेट एंटिटी है। ये एक अलग एंटिटी है और एक अलग एंटिटी है। जैसे अगर मान के चलो राम पर्सन है, उसने राम एंड सन्स नाम की एक कंपनी स्टार्ट की है, तो अकाउंटिंग करते वक्त आप राम एंड सन्स को एक अलग एंटिटी मानोगे और जो राम है उसको एक अलग एंटिटी मानोगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर राम ने यहाँ पर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं इस कंपनी के अंदर, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं इस कंपनी के अंदर, तो ये जो कंपनी है उसके लिए ये जो 10 लाख रुपए है एज अ एक लाइबिलिटी होगी, और उसको एज अ लाइबिलिटी जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जो है ट्रीट करेगी। क्लियर है। जैसे अगर एग्जाम्पल देखो,
अगर हम फैमिली की बात करें, अपनी फैमिली की बात करें, अगर आपके पापा ने आपको कोई पैसा दिया, जैसे 1 लाख रुपए दिया, तो वो आपकी लाइबिलिटी नहीं होगी, वो तो अपनी बात होगी ना कि हाँ मैं आपके पापा और आप एक ही फैमिली से बिलोंग करते हो तो एक ही हो, ठीक है। पर यहाँ पर बिजनेस एंटिटी को सब क्या कहना है कि बिजनेस का ऑनर और बिजनेस अलग अलग है। उसने ऑनर ने पैसा लगाया तो बिजनेस के लिए वो एक लाइबिलिटी है। जैसे हमें अगर कोई बाहर वाला पर्सन लोन देता है तो वो हमारे लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। सेम चीज हमें ऐसी ट्रीट जो है वो करनी है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये कॉन्सेप्ट अज्यूम करता है कि आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे जिसकी आप मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अगर आपने यहाँ पर जो है कार परचेज की है और उसकी वैल्यू आप 5 लाख रुपए है, उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए है, तभी आप उसको यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है रिकॉर्ड करोगे। यानी कि अगर मान के चलो यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन थी, जैसे 60% जो एम्प्लॉयज है वो लॉयल है कंपनी के लिए, तो ये जो ट्रांजेक्शन है उसको हम मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड जो है वो नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्या होता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट? अब ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होता है, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट बेसिकली अप्लाई होता है एसेट्स के केस में। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी आप कोई एसेट परचेज करो तो हमेशा उसकी एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है रिकॉर्ड करो। जैसे अगर मान के चलो आपकी जो एसेट है, आपकी जो एसेट है उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट आई है वो है 40,000। अब ये कैसे आई है उसको थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। और मार्केट में जो उसकी अब वैल्यू चल रही है वो 50,000 है, तो आप किसके ऊपर रिकॉर्ड करोगे, तो आप 40,000 रुपीज के ऊपर एसेट को जो है रिकॉर्ड करोगे। अब ये जो एक्चुअल कॉस्ट है ना एसेट की, वो कैसे निकाली जाती है, तो सिंपली देखो, एक एसेट को परचेज करने से लेकर, ठीक है, आपने उसको आपने उसके ऊपर जितना भी खर्च किया है, यानी कि एक एसेट आपने परचेज की, जिस काम के लिए आपने उस एसेट को खरीदा है, जब तक वो मशीन वो एसेट वो काम को करने के लिए तैयार नहीं हो जाती, आपने जितना भी खर्च किया होता है आप उसको इसकी कॉस्ट में इंक्लूड करते हो और उसके बाद हमारी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो बनती है। जैसे कि अगर आपने एक मशीनरी परचेज की है तो वो है 50,000 की, उसके बाद उसको अपने ऑफिस तक लेके आने के लिए जो है 10,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस किया, तो ये भी इंक्लूड होगा। और जो वेजेस आपने पेड किए हैं इंस्टॉलेशन के ऊपर वो भी इंक्लूड होगा। तो हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट होगी मशीनरी की वो कितनी होगी यहाँ पर 70,000। कहने का मतलब क्या है कि आपने जिस पे परचेज किया जिस प्राइस पे, वो हमारी कॉस्ट नहीं है, बल्कि परचेज करने के बाद उसको आपने जिस काम के लिए लिया है उस काम को करने के लिए जब तक मशीनरी रेडी नहीं हो जाती तब तक आपने जो भी खर्च किया है उसको आप उसकी कॉस्ट में इंक्लूड जो है वो करोगे। नेक्स्ट है हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारी जो बिजनेस एक्टिविटीज है ना वो लंबे समय तक चलेगी, अनलिमिटेड ड्यूरेशन तक चलेगी। यानी कि जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे तो वहां पर कहीं भी जिक्र नहीं आना चाहिए कि हमारी जो कंपनी है वो बंद होने वाली। हमें अकाउंटिंग इस तरीके से करनी है कि हमारा जो बिजनेस है वो सालों साल 100 साल तक जो है वो चलेगा। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें जो अकाउंटिंग करनी है वो एक स्पेसिफाइड पीरियड तक यहाँ पर जो है वो करनी है, जैसे कि 1 साल, जैसे कि 1 साल, ठीक है। यानी कि 1 साल तक जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगी उसको आप यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, उन ट्रांजेक्शन की समरी प्रिपेयर करोगे, उसका एनालिसिस करोगे, ताकि आप जान पाओ कि आपके बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है, आपकी आपको प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है, आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो कैसी है। तो अकाउंटिंग पीरियड के कॉन्सेप्ट, आपको स्पेसिफाइड पीरियड के लिए जो है अकाउंटिंग करनी है, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। उसके बाद आपको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो है वो कैलकुलेट करना है, जिसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों को जो है वो प्रिपेयर करने की जरूरत होती है। यानी कि हर साल आपको एक नई बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करने की जरूरत जो है वो पड़ती है। नेक्स्ट जो हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जितने भी यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती हैं उन सभी के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है डेबिट एस्पेक्ट और एक होता है हमारे यहाँ पर क्रेडिट एस्पेक्ट। तो इसके बाद में ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर बताया था, डबल बुक एंट्री सिस्टम में जो था वो हम इसी सिस्टम को यूज जो है वो करें, इसी कॉन्सेप्ट को जो है वो फॉलो करें। यानी कि अगर आपने कोई मशीनरी परचेज की तो उसके दो एस्पेक्ट होंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट और हमारा यहाँ पर कैश अकाउंट, और हमारा यहाँ पर कैश अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो देखो जब भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना होता है, जब भी हमें यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कैलकुलेट करना होता है, तो हमें क्या करना होता है, हमारे जो रेवेन्यू होते हैं उसे हमें एक्सपेंसेस के साथ जो है वो उसका कंपैरिजन करना होता है, उसको मैच करना होता है, ताकि हमारा प्रॉफिट जो है निकल कर आ जाए। जैसे अगर आपका रेवेन्यू जो है वो 40,000 रुपीज का और एक्सपेंसेस 30,000 रुपीज के, तो मैच करने के बाद ये जो 10,000 रुपए का डिफरेंस आया इसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे,
ये हमारा होगा यहाँ पर प्रॉफिट। क्या होगा यहाँ पर? प्रॉफिट होगा। अब ये जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है ना, वो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात बताता है कि ये जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को आप आपस में मैच कर रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए, वो सेम अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग करते होने चाहिए। यानी कि अगर हमारा जो रेवेन्यू वो 2018 और 19 का है, तो जो एक्सपेंसेस है वो भी 2018 और 19 का ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर 2019-20 के एक्सपेंसेस को 2019-20 के एक्सपेंसेस को 2018-19 के जो हमारे प्रॉफिट है उनके साथ, सॉरी रेवेन्यू उसके साथ कंपेयर कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पहला तो कि आपको एक्सपेंसेस को रेवेन्यू के साथ कंपेयर करना है, उसके बाद जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस है वो सेम अकाउंटिंग पीरियड से जो है वो बिलोंग करते होने चाहिए। अगर आपके जो रेवेन्यू है वो एक्सपेंसेस से ज्यादा है तो आपको होगा प्रॉफिट, अगर आपके एक्सपेंसेस जो है आपके रेवेन्यू से ज्यादा है तो आपको होगा यहाँ पर लॉस। नेक्स्ट है हमारा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या कहते हैं, ठीक है? तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये अज्यूम करके चलता है कि जब भी आप आपके बिजनेस में आपको कोई भी रेवेन्यू होती है, तो आप उस रेवेन्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट में तभी रिकॉर्ड करोगे जब वो रियलाइज हो जाएगा। अब रियलाइज होने का मतलब क्या है? तो रियलाइज होने का सिंपल सा मतलब है कि आपका एक लीगल राइट क्रिएट हो गया है अमाउंट को क्लेम करने का, मनी को रिसीव करने का। जैसे अगर एग्जांपल में मान के चलो, आपने यहाँ पर सेल्स किया 50,000 रुपए की, ठीक है? तो जैसे ही आपने सेल्स कर दी, इनवॉइस काट दिया, तो आपका एक लीगल राइट बन गया कि बायर से आप 50,000 रुपए यहाँ पर क्या करो, ले मतलब कि रिसीव करो। तो जैसे आपका लीगल राइट यहाँ पर हो गया, आप इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है यहाँ पर रिकॉर्ड कर लोगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो मान के चलो आपका एक ऑर्डर रिसीव हुआ था 5th ऑफ जुलाई को गुड्स का, और सोल्ड आपने की 15th ऑफ जुलाई को, कैश जो रिसीव हुआ वो 25th जुलाई को हुआ। तो अगर हम रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट की बात करें ना, तो इस ट्रांजेक्शन को आप 15th ऑफ जुलाई को रिकॉर्ड करोगे। क्यों? क्योंकि आपका जो लीगल राइट यहाँ पर क्रिएट हुआ था मनी को रिसीव करने का, वो क्रिएट हुआ था हमारा 15th ऑफ जुलाई को। नेक्स्ट हमारा है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या कहता है? तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये अज्यूम करके चलता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो, चाहे वो रेवेन्यू है चाहे वो एक्सपेंस है, उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट में तभी रिकॉर्ड करोगे जब वो अकर होगी। जैसे अगर आपने वेजेस यहाँ पर पे की, वेजेस यहाँ पर ड्यू हो गई, तो जैसे ही वेजेस ड्यू हो जाएंगी तो आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड जो है वो कर लोगे। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल आपको दूं, तो आप मान के चलो आपने एक वर्कर ने आपके पास जो है 1 महीने तक काम किया, उसका जो महीना पूरा हुआ वो 30th जून को हुआ, पर कंपनी के पॉलिसी के वो 10 जुलाई को यहाँ पे जो है वो पेमेंट करती है। तो यहाँ पे देखो, जो सैलरी है, ये जो सैलरी है, वेजेस है, ये 30th ऑफ जून को रिकॉर्ड होगा, क्योंकि हमारा जो अक्रूवल का सब क्या है कि जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन अकर होती है तभी हमें उसी डेट पर उसको जो है रिकॉर्ड करना है, चाहे आपको रेवेन्यू या फिर एक्सपेंसेस कभी भी करने पड़े या फिर मिले, वो मैटर नहीं करता। पर जब ट्रांजेक्शन अकर हो गई है तब आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है रिकॉर्ड कर लोगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ पर अकाउंटिंग कन्वेंशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ पर अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अभी अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं? तो बेसिकली देखो, अकाउंटिंग कन्वेंशन कुछ कस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, जिनको अकाउंटिंग बॉडीज जो है वाइडली एक्सेप्ट करती है फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखो, हमारा जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली क्या है, यहाँ पर अजम्पशंस है, ठीक है, जिनको हम फॉलो करके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब जो अकाउंटिंग कन्वेंशन है वो बेसिकली कस्टम, रीति रिवाज है, जो कि हमें ये बताते हैं कि आपको उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करना है। जैसे आपने वेजेस पे किए 50,000 रुपए की, तो आपको मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ने बताया कि आप इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे। पर आप इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करोगे? आप सिंपल लिख दोगे कि वेजेस 50,000, या फिर आप प्रॉपर यहाँ पर लिखोगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये कैसे लिखोगे? तो इसके बारे में हमें बताता है यहाँ पर अकाउंटिंग कन्वेंशन, ठीक है? तो कैसे यहाँ पर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है उसके बारे में हम अकाउंटिंग कन्वेंशन बताता है। कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कन्वेंशन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। पहला है हमारे यहाँ पर कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इस तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर की जाएगी ताकि जितने भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, उसको फेयर तरीके से जो है वो डिस्क्लोज किया जा सके, ताकि यूजर उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन वगैरह जो है वो ले सके, ठीक है? यानी कि कोई भी बात आपको छुपानी नहीं है, जो कि बिजनेस के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑफ मेटिलिटी। कन्वेंशन ऑफ मेटिलिटी कहता है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो मटेरियल फैक्ट्स हैं उन्हीं को यहाँ पे जो है डिस्क्लोज करना है, जो भी यहाँ पर मटेरियल फैक्ट है, और बाकी जो ऐसे फालतू की इंफॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिकॉर्ड जो है
वो नहीं करना है। जैसे अगर दो एम्प्लॉयज आपस में लड़ रहे हैं तो वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो इन्वेस्टर को नहीं जानना है, पर कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है वो इन्वेस्टर को जानना है। तो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मटेरियल फैक्ट्स है, वो तो आपको डिस्क्लोज करने ही पड़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। नेक्स्ट है हमारा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या होता है? तो देखो कंजर्वेटिज्म का मतलब है कि थोड़ा सा संभल के चलना। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है कि जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो जितने भी एंटीसिपेटेड फ्यूचर लॉसेस है, यानी कि आपको लग रहा है कि फ्यूचर में आपको लॉसेस हो सकते हैं, उनको आप क्या करोगे? एंटीसिपेट करोगे और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, ताकि आपके पास पैसा अवेलेबल हो उस लॉस को कवर करने के लिए। ठीक है, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव वो यही है कि जो प्रॉफिट है वो कम से कम यहाँ पे जो है शो हो, प्रॉफिट ओवर स्टेटेड ना हो। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर कन्वेंशन है वो है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट जो है वो है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी कहता है कि जब हम कोई अकाउंटिंग मेथड्स और प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं अकाउंटिंग करते वक्त, तो हमें ना कंटिन्यूस बेसिस पे उन्हीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल और मेथड को यूज करना है। जैसे अगर पहले आप डब्ल्यूडीबी मेथड का यूज करते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको अभी भी जो है डब्ल्यूडीबी मेथड का ही यहाँ पर यूज करना है। आप हर साल इसको चेंज जो है वो नहीं कर सकते। इसका पर्पज यही है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मीनिंगफुल हो, उससे हम जो इन्वेस्टर है वो मीनिंगफुल कंक्लूजन यहाँ पे जो है वो निकाल सके, ये हमारा पर्पज होता है। क्लियर है आपको यहाँ तक? फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखो क्या है यहाँ पर, जर्नल। अब ये जर्नल क्या होता है? देखो मैंने जब हमने अकाउंटिंग का प्रोसेस समझा था, तो मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग का जो पहला स्टेप होता है वो होता है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। हम जिस बुक्स ऑफ अकाउंट में पहली बार ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसको हम कहते हैं जर्नल। तो बेसिकली दिस इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री और ओरिजिनल एंट्री। जो जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती हैं बिजनेस की, पहली बार हम उसको जर्नल के अंदर जो है रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरह का हमारा जो है वो जर्नल दिखता है। तो सिस्टमेटिक वे में डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं प्रॉपर जर्नल एंट्री के साथ। जैसे कि यहाँ पर पहली ट्रांजेक्शन देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद दूसरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, उसके बाद देखो जर्नल एंट्री की अगर हम बात करें, जर्नल एंट्री क्या होता है? देखो मैंने आपको बताया कि जो हमारी जर्नल बुक्स ऑफ अकाउंट होती है, उसके अंदर हम ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं। देखो यहाँ पर हमने सिंपल लिखा नहीं हुआ, बल्कि हमने ट्रांजेक्शन को डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किए हैं। तो ये जो कैश अकाउंट डेबिट और प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट हमने लिखा है ताकि हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर पाए, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? जर्नल एंट्री जो है वो कहते हैं। अब ये जो जर्नल एंट्री होती है ना, वो हमारी दो तरीके की होती है। एक होती है सिंपल जर्नल एंट्री और एक होती है हमारी कंपाउंड जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री ऐसी जर्नल एंट्री होती है जहां पर सिर्फ और सिर्फ दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। एक अकाउंट होता है डेबिट और एक अकाउंट होता है क्रेडिट। जैसे एग्जांपल के लिए आपने वेजेस पे किए 10,000 रुपीज के, तो आपने वेजेस अकाउंट कर दिया यहाँ पर डेबिट 10,000 से, और कैश अकाउंट आपने यहाँ पर क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। कितने से कर दिया? यहाँ पर 10,000 से। तो यहाँ पर देखो दो ही अकाउंट इन्वॉल्व है, एक अकाउंट है वेजेस अकाउंट जो कि डेबिट हो रहा है और एक अकाउंट है हमारा कैश अकाउंट जो कि क्रेडिट हो रहा है। तो ये हुआ सिंपल जर्नल एंट्री। एक होता है हमारा कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होता है? देखो ऐसी जर्नल एंट्री जहां पर दो से ज्यादा अकाउंट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे, जैसे आपने एग्जाम्पल के मान के चलो, जैसे एग्जाम्पल पे आपने यहाँ पर वेजेस पे किए कितने से? 10,000 पे। उसके बाद आपने यहाँ पर कमीशन पे किया, आपने यहाँ पर कमीशन पे किया, कितना पे किया? ये भी 10,000 पे। और पेमेंट कहां से की? बैंक अकाउंट से। ठीक है, तो सबसे पहले देखो वेजेस अकाउंट हमारा होगा डेबिट, कितने से होगा? 10,000 पे से। उसके बाद हमारा जो कमीशन है वो भी हमारा होगा डेबिट, कमीशन अकाउंट भी डेबिट, कितने से? 10,000 पे से। ठीक है, अब क्रेडिट क्या होगा? तो देखो बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा क्योंकि ये पेमेंट हमने बैंक अकाउंट से की, कितने से? 20,000 पे से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, दो अकाउंट हो रहे हैं डेबिट और एक अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। तो ये हमारा कहलाता है कंपाउंड जर्नलिटी। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, कहीं में ऐसा हो सकता है कि एक अकाउंट हमारा हो रहा है डेबिट और दो अकाउंट हो रहा है हमारा क्रेडिट। जैसे एग्जाम्पल दिए, आपने यहाँ पर कमीशन पे किया, आपने यहाँ पर कमीशन पे किया, कितने का पे किया? 20,000 रुपए का। तो जो कमीशन है उसको तो पहले कर दो बिना पूछे डेबिट, कितने से? 20,000 से। अभी जो 20,000 आपने पे किया उसमें से 10,000 आपने पे किया है कैश से, तो कैश अकाउंट को 10,000 से क्रेडिट करो। और 10,000 रुपए आपने पे किया है बैंक से, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करो, कितने से? 10,000 से। तो ये भी कंपाउंड जर्नल एंट्री है, बस डिफरेंस क्या है? यहाँ पर एक अकाउंट हो रहा है डेबिट और दो अकाउंट हो रहे हैं हमारे क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक,
अकाउंट। अभी अकाउंट क्या होता है देखो, सेकंड स्टेप हमारा क्या था, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर क्या हो रहा था, जो जर्नल के अंदर हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की थी उसको उसकी नेचर के हिसाब से अलग अलग कर देते थे। अलग अलग करने के लिए हम ओपन करते थे अकाउंट। तो ये हमारा अकाउंट है। अकाउंट बेसिकली क्या है, एक रिकॉर्ड है अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर जो कि किसी फाइनेंशियल एक्टिविटी जैसे स्पेसिफिक एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो अपने पास मेंटेन करके रखता है। तो हमारे जो अकाउंट होता है सिंपल सा उसका फॉर्मेट होता है, दो हिस्से होते हैं उसके, एक डेबिट और क्रेडिट, जिसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। जैसे यहाँ पर कैश अकाउंट है तो डेबिट की एंट्री डेबिट साइड, क्रेडिट की एंट्री क्रेडिट साइड, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट है वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक हमारा है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होता है हमारा मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। तो दोनों अप्रोच की यहाँ पर बात करेंगे। तो अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हम जितने भी अकाउंट्स ओपन करते हैं अकाउंटिंग के अंदर उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट और एक होता है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अभी ये क्या है, सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। देखो जब हम किसी पर्सन का अकाउंट ओपन करते हैं, किसी पर्सन का अकाउंट ओपन करते हैं ताकि हम उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर पाए, तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। जैसे अगर मान के चलो कोई राम पर्सन है, कोई राम पर्सन है, आप इससे मान लो ये आपका सप्लायर है, ठीक है। तो आप इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर राम अकाउंट जो है वो ओपन कर लोगे। तो यहाँ पर देखो ये अकाउंट किसका, एक पर्सन का है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि हमारा एक पर्सनल अकाउंट है जो कि किसी पर्सन को रिप्रेजेंट जो है वो कर रहा है। अभी जो पर्सनल होते हैं ना, जो पर्सनल अकाउंट होते हैं इसको हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जो कि एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग का अकाउंट होता है। जैसे राम एक पर्सन है, नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, तो इसका अगर आप अकाउंट ओपन करोगे तो ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है। उसके बाद है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, देखो आर्टिफिशियल पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है जिसको लॉ ने क्रिएट किया होता है। मतलब कि रियल में ये एग्जिस्ट नहीं करता, पर लॉ ने इसको क्रिएट किया है। इसके पास नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे ही राइट्स एंड लायबिलिटीज जो है होती हैं। जैसे एग्जांपल के कंपनी, जब आप कोई कंपनी ओपन करते हो, कंपनीज एक्ट के अंदर उसको रजिस्टर्ड करवाते हो, तो कंपनी एक सेपरेट एंटिटी जो है वो बन जाती है। एक सेपरेट एंटिटी जो है लॉ की नजर में ये बन जाती है और एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है। इसके पास सभी राइट होते हैं, बिजनेस करने का, डील करने का, कॉन्ट्रैक्ट करने का, ठीक है। तो जब आप किसी आर्टिफिशियल पर्सन का अकाउंट ओपन करते हो तो वो हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाता है। उसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जो कि किसी पर्सन के नाम पर तो नहीं होता है, किसी पर्सन के नाम पे तो नहीं होता, पर वो एक पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे कि अगर आपने यहाँ पर वेजेस पे किए कितने के, 10,000 रुपीज के, ठीक है, मतलब पे नहीं किए, आपको पे करने थे, पर ये अभी तक ना आउटस्टैंडिंग है। तो आपने क्या किया, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट जो है वो ओपन कर लिया, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट ओपन कर लिया। अब देखो इसके अंदर जो आपने एंट्री रखी है 10,000 रुपए की, ये बेसिकली उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको आपको वेजेस पे करना है। मतलब आपने किसी पर्सन के नाम पर इसे ओपन नहीं किया, पर इसके अंदर जो एंट्री है वो किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो है वो कहलाता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट क्या है हमारे यहाँ पर, इम्पर्सनल अकाउंट। अब इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है, देखो नॉर्मल से इसकी डेफिनेशन है, कोई भी ऐसा अकाउंट जो कि किसी पर्सन के नाम पर नहीं है, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो हमारा इम्पर्सनल अकाउंट होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे जो इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। जब आप किसी एसेट का, चाहे वो टेंजिबल है चाहे इनटेंजिबल एसेट है, उसका अकाउंट ओपन करते हैं तो वो कहलाता है रियल अकाउंट। जैसे अगर आपने किसी मशीनरी का अकाउंट ओपन करवाया तो वो कौन सा अकाउंट कहलाएगा, वो हमारा रियल अकाउंट कहलाएगा। आपने यहाँ पर कोई बिल्डिंग का अकाउंट ओपन करा है तो वो कौन सा अकाउंट कहलाएगा, रियल अकाउट कहलाएगा। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या है, तो देखो जब आप किसी एक्सपेंस का, इनकम का, गेन का, लॉसेस का, इनका कोई अकाउंट ओपन करवाते हो तो वो नॉमिनल अकाउंट होता है। जैसे कि वेजेस, वेजेस आपका क्या है, एक एक्सपेंस है, तो आपने वेजेस अकाउंट ओपन करवाया तो ये कौन सा अकाउंट कहलाएगा, हमारा नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। आपने यहाँ पर सेल्स अकाउंट ओपन करवाई तो सेल्स क्या है आपका, यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट है। आपका यहाँ पर नॉमिनल का मतलब कि आपकी रेवेन्यू है, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट जो है वो कहता है, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। अब अगर हम यहाँ पर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करें, यानी कि हमारे जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके अंदर हम कैसे अकाउंट्स को डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट जो है वो करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अकाउंट के दो हिस्से होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है यहाँ पर क्रेडिट। जैसे अगर मैं यहाँ पर मशीन का अकाउंट ओपन करूं, मशीन अकाउंट ओपन करूं, तो इसके दो दो साइड है, एक है हमारा डेबिट साइड और एक है हमारा क्रेडिट साइड, ठीक है। अब आपने एक मशीन यहाँ पर परचेज की, आपने क्या किया, मशीन परचेज की 50,000 की। अब आपको कंफ्यूजन हो रही है कि आप इसको मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे या फिर क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे।
या फिर कैश अकाउंट है तो उसके डेबिट या क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। तो ये जो कंफ्यूजन है उसको दूर करता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट सभी अकाउंटिंग के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे कि पहले अगर हम रियल अकाउंट की बात करें, जैसे मशीनरी अकाउंट हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, ठीक है। रियल अकाउंट अगर कोई इन्वॉल्व है तो उसका जो गोल्डन रूल है वो क्या है, व्हाट कम्स इन को कर दो डेबिट, व्हाट गोज आउट को कर दो क्रेडिट। यानी कि अगर आपके पास कोई चीज आ रही है तो उसको कर दो डेबिट, और अगर आपके पास से कोई चीज जा रही है तो उसे कर दो क्रेडिट। जैसे एग्जाम्पल के आपने आपने यहाँ पर जो है एक मशीन परचेज की, कितने की परचेज की, 50,000 की। तो आपने मशीन परचेज की तो मशीन आपके पास आ रही है और ये एक रियल अकाउंट है। तो आप क्या करोगे, इसको मशीन अकाउंट लिखकर यहाँ पर डेबिट कर दो, कितने से कर दोगे, 50,000, ठीक है, 50,000, ठीक है। यहाँ पर कैश अकाउंट वैसे लिखोगे क्योंकि एक अकाउंट में उसी का नाम नहीं आता है तो इसको हम कैश अकाउंट लिख देंगे 50,000 पे, ठीक है। दूसरा व्हाट गोज अप, अगर आपने मान के चलो यहाँ पर एक मशीन सोल्ड की है तो मशीन आपके पास से चली जाएगी, तो उस टाइम आपको इसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के केस में क्या होता है, देखो मान के चलो हमने यहाँ पर एक राम का अकाउंट जो है वो ओपन कर लिया, राम का अकाउंट जो है वो ओपन कर लिया, डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है। मान के चलो आप इसने आप ना ये आपका सप्लायर है, आपने इससे यहाँ पर क्रेडिट परचेज जो है यहाँ पर की है, क्रेडिट परचेज जो है वो की, ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कह रहा है कि रिसीवर को कर दो डेबिट और गिवर को कर दो क्रेडिट। यानी कि अगर जो रिसीवर है उसे आप डेबिट करोगे और जो गिवर है उसे करोगे क्रेडिट। अगर आपने यहाँ पर क्रेडिट परचेज की है, अगर आपने क्रेडिट परचेज किया है राम से, तो राम यहाँ पर गिवर है या फिर रिसीवर है, तो आंसर क्या होगा, गिवर, क्योंकि राम गुड्स यहाँ पर आपको दे रहा है। तो यहाँ पर एंट्री कहां पे होगी, यहाँ पर क्रेडिट साइड में होगी, राम अकाउंट के क्रेडिट साइड में होगी, कहां पे होगी, क्रेडिट साइड में, ठीक है। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, अगर मान के चलो ये आपका बायर था, कस्टमर था, आपने इसको क्रेडिट सेल की है। जब आपने क्रेडिट सेल की है तो यहां पर बताइए कि यहां पर गिवर कौन हुआ और रिसीवर कौन हुआ। देखो जब आप क्रेडिट सेल करो तो गिवर तो हम हुए, और नाम क्या हुआ, रिसीवर हुआ, क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विसेज को रिसीव कर रहा है। तो हम तब इसको क्या करेंगे, इसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बहुत ईजी है। जैसे अगर वेजेस अकाउंट आपने ओपन किया है तो देखो सिंपल सी बात है कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, उसे आप कर दोगे डेबिट। जैसे अगर आपने वेजेस पे किया है तो आप उसे हमेशा डेबिट ही करोगे, डेबिट ही करोगे 10,000 20,000 से, ठीक है। और जो हमारा जितने भी हमारे इनकम है, प्रॉफिट है, उसे आप क्रेडिट साइड में करोगे। यानी कि अगर ये सेल्स अकाउंट होता और आपको सेल्स, आपने सेल्स किए तो सेल्स इनकम है, तो आप उसको क्रेडिट साइड में जो है वो रिकॉर्ड करते। तो आई होप आपको यहाँ पर ये जो 3 रूल्स है, गोल्डन रूल्स है, वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हमारा, अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करें कि मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हम अकाउंट्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, तो पहला मॉडर्न अप्रोच के अंदर हम 5 अकाउंट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, एसेट अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट बेसिकली हमारे जो प्रोप्राइटर होते हैं, यानी कि जो ऑनर होते हैं, उनके अकाउंट्स होते हैं। यानी कि अगर मान के चलो एक राम पर्सन है, उसने यहाँ पर 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, कहाँ पे इन्वेस्ट किए, 10,000 रुपए कहाँ इन्वेस्ट किए, कंपनी में इन्वेस्ट किए। तो कंपनी ने यहाँ पर राम का अकाउंट जो है वो ओपन करवाया, और ये जो अकाउंट होगा वो ऑनर का अकाउंट है। तो ये अकाउंट कौन सा कहलाएगा, हमारा कैपिटल अकाउंट कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद है लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी अकाउंट क्या होता है, तो देखो कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, कोई भी डेट है, जैसे आपने यहाँ पर बैंक से लोन लिया और आपने यहाँ पर एक बैंक अकाउंट जो है ओपन करवाया, यानी कि बैंक अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट, ठीक है। तो ये आपकी एक लायबिलिटी है, तो इस अकाउंट को हम क्या कहेंगे, लायबिलिटी अकाउंट, ठीक है। तो जितने भी लैंडर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, जब हम उसका अकाउंट ओपन करवाते हैं, जैसे आपने एचडीएफसी बैंक से लोन लिया तो एचडीएफसी बैंक अकाउंट लिखा, लोन अकाउंट लिखा, तो वो आपका एक तरह का क्रेडिटर हो गया, तो वो लाइबिलिटी अकाउंट कहलाएगा। उसके बाद देखो क्या है, एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट क्या है, तो आप अपने जब किसी एसेट का अकाउंट ओपन करते हो, जैसे लैंड अकाउंट हो गया, बिल्डिंग अकाउंट हो गया, पेटेंट अकाउंट हो गया, तो वो एसेट अकाउंट कहलाएगा। एक्सपेंस अकाउंट, अगर आपने कोई एक्सपेंस का अकाउंट ओपन किया है, जैसे परचेजेस हो गए, वेजेस हो गए, डेप्रिसिएशन हो गया, तो एक्सपेंस अकाउंट कहलाएगा। रेवेन्यू अकाउंट क्या है, अगर आपने कोई रेवेन्यू का अकाउंट ओपन किया है। अब बात करते हैं मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग हम कैसे यहाँ पर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करें तो हम एक कैपिटल अकाउंट जो है वो यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, राम अकाउंट, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट क्या कहता है, देखो अगर हमारी जो कैपिटल है वो डिक्रीज होगी तो हम करेंगे डेबिट, और कैपिटल इंक्रीज होगी तो हम उसको करेंगे क्रेडिट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिए राम ने क्या किया है, यहाँ पर 50,000 रुपए कंपनी में इन्वेस्ट किए, कंपनी में इन्वेस्ट किए, तो इससे क्या हुआ, कैपिटल इंक्रीज हुई, क्या हुई,
कैपिटल इंक्रीज हुई तो क्या करेंगे हम, क्रेडिट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट कितने से क्रेडिट करेंगे, 50,000 में से, ठीक है। उसके बाद सेम एग्जांपल, अगर मान के चलो इस 50,000 में से 20,000 रुपए जो राम पर्सन है वो वापस लेके चला गया ड्रॉइंग्स करने, तो ये कौन सा अकाउंट, ये डेबिट होगा, बिल्कुल डेबिट होगा, ठीक है। यहाँ पर डेबिट होगा, कितने से होगा, हमारा 20,000 रुपए से। क्यों हुआ, क्योंकि हमारी जो कैपिटल है वो डिक्रीज हो गई। अगर कैपिटल डिक्रीज हो रही है किसी ट्रांजेक्शन से तो उसे कर दो डेबिट, अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो उसे कर दो क्रेडिट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम एसेट की बात करें, यहाँ पर एसेट की, तो एसेट का रूल यहाँ पर क्या है, जैसे अगर मैं यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट लिख दूं, बिल्डिंग अकाउंट लिख दूं, ठीक है। तो एसेट का रूल कहता है कि अगर एसेट इंक्रीज होगी तो उसे कर दो डेबिट, और एसेट अगर डिक्रीज होगी तो उसे कर दो क्रेडिट। जैसे अगर आपने यहाँ पर मशीन परचेज किया, अगर आपने मशीन परचेज किया है, अगर तो इससे क्या हुआ, आपकी मशीनरी जो है वो इंक्रीज हुई है, बिल्कुल इंक्रीज हुई है, तो आप इसको कर दो यहाँ पर डेबिट। और अगर हमारी जो एसिड है वो डिक्रीज हो रही है, जैसे आपने मशीनरी सोल्ड की है, आपके पास पहले 1 लाख की मशीनरी थी, आपने 50,000 की सोल्ड कर दिया है, तो इस ट्रांजेक्शन से क्या हुआ, आपकी मशीनरी जो है वो कम हो गई, डिक्रीज हो गई एसेट, तो उसे कर दो क्रेडिट, उसे कर दो क्रेडिट बाय करके, ठीक है, बाय करके। कहीं पे मैंने टू लिख दिया हो गलती से, क्रेडिट साइड हम यहाँ पर बाय लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लाइबिलिटी अकाउंट। लाइबिलिटी अकाउंट कैपिटल अकाउंट के जैसे ही है। लाइबिलिटी अकाउंट क्या कहता है कि लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो डेबिट, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसे क्रेडिट कर दो। जैसे अगर आपने बैंक से लोन लिया, आपने बैंक से लोन लिया तो इससे लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हुई तो उसे कर दो क्रेडिट। आपने बैंक का लोन वापस कर दिया तो उससे लाइबिलिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई, तो उसे डेबिट कर दो। उसके बाद एक्सपेंस, एक्सपेंस का जो रूल है वो है अगर एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो उसे कर दो डेबिट। जैसे अगर आपने 10,000 की वेजेस पे की तो आपका एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो उसे कर दो डेबिट, अगर डिक्रीज हुआ एक्सपेंस तो उसे कर दो क्रेडिट, डेबिट, सॉरी क्रेडिट। उसके बाद इनकम का रूल है, इनकम अगर डिक्रीज हुई है तो उसे कर दो डेबिट, इनकम अगर इंक्रीज हुई है तो उसे कर दो क्रेडिट। तो ये सिंपल सा यहाँ पर फंडा है जो कि आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो एक बार मैसेज करके जरूर बताइएगा। और मैं आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं कि ये जो सीरीज है वो हमारी लगातार जो है वो आने वाली है। इस सीरीज के अंदर, ये जो हमारी सीरीज चल रही है, इसके ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुके हैं। आज हमारी यहाँ पर एएफएम की क्लास 3rd थी, ठीक है। तो ये जो सीरीज है इसके अंदर हम एएफएम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको यहाँ पर डिटेल में जो है डिस्कशन करते हैं। तो आपने इस सीरीज को शुरू से लेकर एंड तक देखना है अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो। तो बाकी के जो 2 प्रीवियस वीडियोस है उनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वो भी यहाँ पर जरूर जो है देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप सिस्टमेटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्स में जरूर यहाँ पर एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट से प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाते हैं। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजिली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIPF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम उसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी सेशन का बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।